आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की, और यही परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और दोनों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने जिस टॉपिक का चयन किया हुआ है वो है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और सामाजिक स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 11वीं मुलाकात है, और आज की इस वीडियो में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण के क्या क्या प्रकार्य हैं। पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्य, इम्पोर्टेंस और फंक्शंस ऑफ सोशल फंक्शंस फॉर इंडिविजुअल। जो इसका पहला प्रकार्य है वो है आवश्यकता पूर्ति में सहायक। मानव की आवश्यकताएं असंख्य हैं, इनकी पूर्ति के लिए उसे विभिन्न व्यक्तियों का सहयोग लेना होता है। स्तरीकरण के द्वारा समाज में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कार्य को कुशलता से करके मानव की आवश्यकता पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है। दूसरा है अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन। सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकार यह है कि यह व्यक्ति को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। समाज में महत्वपूर्ण पदों के लिए समाज द्वारा अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रसिद्धि पाने एवं बड़ा बनने की इच्छा होती है। इस इच्छा को पूरा करने एवं उच्च पद पाने के लिए स्तरीकरण द्वारा व्यक्ति को कठोर परिश्रम के लिए प्रेरणा दी जाती है। तीसरा है सहयोग की भावना को बढ़ावा। स्तरीकरण में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को पद प्रदान किए जाते हैं। इससे समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती और सभी व्यक्ति परस्पर सहयोग द्वारा समाज को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं। अगला है मनोवृत्तियों का निर्धारण। ओसलन मानते हैं कि स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करता है। व्यक्ति जिस जाति, वर्ग एवं परिस्थिति समूह का सदस्य होता है उसके विचार, क्रियाएं एवं मनोवृत्तियां भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन। स्तरीकरण समाज में शक्ति संतुलन कायम रखता है। स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनके पास शक्ति भी अधिक होती है। दूसरी तरफ राजनीतिक अधिकार एवं शक्ति विहीन लोगों की संख्या अधिक होती है। ये लोग शक्ति संपन्न लोगों को शक्ति के दुरुपयोग करने से रोकते हैं। शक्तिशाली लोग सामान्य लोगों पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं। इस प्रकार दोनों ही वर्ग परस्पर नियंत्रण रखकर शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। अगला है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। स्तरीकरण में जब एक व्यक्ति को एक निश्चित पद प्रदान कर दिया जाता है तो वह अपने पद को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करता है। इससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। अगला है व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। स्तरीकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित किया जाता है और व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार ही उसे कार्य भी सौंपे जाते हैं। ये तो हमने बात की स्तरीकरण के व्यक्ति की दृष्टि से प्रकार्य। अब हम बात करेंगे समूह की दृष्टि से प्रकार्य या महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर द ग्रुप। में पहला है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। एक सामान्य धारणा है कि स्तरीकरण परिवर्तन विरोधी है, किंतु इसके विपरीत स्तरीकरण परिवर्तन को प्रोत्साहन भी देता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता में वृद्धि करके उच्च परिस्थिति
प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसके द्वारा रिक्त किए हुए स्थान को नए व्यक्ति ग्रहण करते हैं। साथ ही नए पदों के अनुरूप व्यक्ति अपने व्यवहार, संबंध, रहन सहन, विचार एवं मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन लाते हैं। दूसरा है सामाजिक संघर्षों से रक्षा। सामाजिक स्तरीकरण में समाज के विभिन्न समूहों में अधिकारों एवं कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। इससे उनमें परस्पर संघर्ष नहीं हो पाता। विभिन्न व्यक्तियों में उनकी योग्यता के अनुरूप पदों, कार्यों, सुविधाओं एवं पुरस्कारों के वितरण के कारण भी संघर्ष की स्थिति से बचा जाता है। स्तरीकरण इस बात का विश्वास दिलाता है कि महत्वपूर्ण पद योग्य व्यक्तियों को सौंपे जाएंगे। अगला है सामाजिक एकीकरण। सामाजिक स्तरीकरण में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह अपने कार्यों का निर्वहन कर सामाजिक एकता एवं संगठन को बनाए रखने में योगदान देते हैं। इससे संघर्ष की स्थिति से बचे रहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति। सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचे एवं निम्न पदों की व्यवस्था होती है। व्यक्ति उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। इससे समाज में निर्माण का कार्य होता है, नवीन आविष्कार होते हैं और समाज प्रगति करता है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों का निर्धारण। एक स्तर एवं वर्ग के लोगों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं क्योंकि उनके स्वार्थ एवं रुचियाँ समान होते हैं। उदाहरण के लिए पूंजीपतियों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं। यही बात श्रमिकों में देखने को मिलती है। इसका कारण उनके उद्देश्यों की समानता है। इसी प्रकार से एक ही जाति के लोगों में भी अन्य जाति के लोगों की अपेक्षा घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के नाते रिश्तेदार अपनी ही जाति में होते हैं एवं संकट में जाति के सदस्य ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। स्तरीकरण में समाज के कार्यों का विभिन्न लोगों में विभाजन कर दिया जाता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण कार्य कुशलता बढ़ती है। विभिन्न कार्य करने वालों में पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग बढ़ता है और अंततः यह सामाजिक एकता एवं संगठन को सुदृढ़ बनाता है। नेक्स्ट है सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा। सामाजिक स्तरीकरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने पद को बनाए रखने के लिए जागरूक होता है और पद से संबंधित सामाजिक मानदंडों का पालन करता है। ऐसा न करने पर उसकी प्रतिष्ठा गिरने का डर रहता है। अतः स्तरीकरण में स्वतः ही अचेतन रूप से सामाजिक मानदंडों का पालन किया जाता है। और अंतिम है अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से रक्षा। स्तरीकरण में समूहों के कार्यों, अधिकारों एवं व्यवसाय आदि का विभाजन होने के कारण प्रत्येक समूह अपना निर्धारित कार्य करता है। इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्षों से बचा जा सकता है। ये हमने बात की स्तरीकरण का व्यक्ति और समूह, समुदाय, समाज की दृष्टि से क्या क्या प्रकार्य हैं। अब हम इसके अंतिम बिंदु के रूप में चर्चा करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के दुष्प्रकार्य, डिसफंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। उनमें पहला है निष्क्रियता। स्तरीकरण में अक्सर व्यक्ति निश्चित पद प्राप्त कर लेने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी निष्क्रियता अधिकांशतः उन लोगों में देखी जा सकती है जो उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। दूसरा है वर्ग चेतना और पक्षपात। स्तरीकरण में विभिन्न वर्ग बन जाते हैं। इन वर्गों में वर्ग चेतना पनपने लगती है और वे अपने वर्ग के प्रति पक्षपात तथा अन्य वर्गों के हितों की उपेक्षा करने लगते हैं। तीसरा है संघर्षों को जन्म। स्तरीकरण के कारण समाज में विभिन्न वर्ग पनपते हैं। इन वर्गों में कुछ को कम और कुछ को अधिक अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होती है। कुछ वर्ग निम्न वर्ग पर बोझ होता है और उसका शोषण करता है। इससे विभिन्न वर्गों में संघर्ष पनपता है
तथा सामाजिक एकता खतरे में पड़ जाती है। विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ती जाती है। उच्च वर्ग के लोग धन संग्रहण करने में लगे रहते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोगों को उनके परिश्रम का उचित पुरस्कार भी नहीं मिल पाता। अगला दुष्प्रकार यह है निराशा का जन्म। स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों को अधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं और कुछ को कम। जिन लोगों को कम महत्वपूर्ण पद एवं कार्य सौंपे जाते हैं उनमें निराशा एवं असंतोष की भावना का जन्म होता है। अगला है असुरक्षा। स्तरीकरण में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, इसलिए व्यक्ति को सदैव असुरक्षा महसूस होती है। कई बार उच्च पद पर पहुंच जाने के बाद भी उस पद को बनाए रखना कठिन होता है और कभी कभी तो वह पुनः निम्न वर्ग में आ जाता है और तब वह अपने पुराने मित्रों को खो बैठता है। नेक्स्ट, समानता का विरोधी। स्तरीकरण का सिद्धांत असमानता पे आधारित है, अतः यह समानता का विरोधी है। और अंतिम है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। स्तरीकरण में निम्न वर्ग के लोगों में हीनता की भावना के पनपने से उनके व्यक्तित्व का ठीक से विकास नहीं हो पाता और व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तरीकरण के जहाँ एक और समाज, व्यक्ति, राष्ट्र की दृष्टि से प्रकार्य हैं, वहीं दुष्प्रकार्य हैं। लेकिन अनेक दुष्प्रकार्यों के बावजूद यह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में हमें प्रत्येक समाज में देखने समझने को मिलता है। ये आज हमारा स्तरीकरण का अध्याय पूरा हुआ। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, आप महाविद्यालय के YouTube चैनल के द्वारा ये जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें, सुनें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। हाँ, अगर आपकी कोई जिज्ञासा, समस्या है, आप अवश्य पूछें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।